दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा के पाठ गांधी, नेहरू और यासेर अराफात से संबंधित। भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया ये उनकी आत्मकथा का एक संस्मरणात्मक पाठ है। इस पाठ से संबंधित हम 2-3 वीडियो पूर्व में बना चुके हैं। हम इस वीडियो में पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ भाव स्पष्ट करेंगे और जिन संदर्भों से जुड़ी हुई कोई घटनाएं होंगी उनको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कक्षा 8 से लेकर के और BA MA की परीक्षाओं से संबंधित सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो को आप देखना चाहते हैं, उन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। तो नेहरू जी के संस्मरण के ऊपर लेखक लिख रहे थे और उन्होंने एक कहानी सुनाई। उस कहानी में बताया कि एक नट कैसे अपनी पूरी तन्मयता के साथ माता मरियम को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य दिखाता है और उसी समय पादरी आ जाता है और उसको लात मार के बाहर भगाना चाहता है, लेकिन मरियम माता प्रकट होती है और उस अपने आंचल से उसका पसीना पोंछती है। और यह कहानी नेहरू जी के मुंह से जब सुनी तो मेज़ पर सभी लोग दत्तचित्त हो गए। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियाँ लिखवाते रहे थे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा कात रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। अब यहाँ 2-3 बातें स्पष्ट करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि उस समय चिट्ठियों का प्रचलन था तो एक जवाबदाही थी, ऐसा नहीं टाल देते थे। चिट्ठियाँ लिख करके अपने, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या दूसरे कोई प्रशंसकों की चिट्ठी हो, उन सब का जवाब लिखवाते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण काम। दूसरी बात यह है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो अपने लिए परिश्रम करना नहीं भूलता था। तो नेहरू जी गांधी जी के बताए रास्ते पर फर्श पर बैठकर चरखा कात रहे हैं, यानी कि सामान्य काम करने की हिम्मत भी वो रखते हैं और उनको करना चाहिए, ऐसी एक सीख दे रहे हैं। तो मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाही पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नज़रसानी करने लगा, यानी कोई आ जा तो नहीं रहा है। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज़ अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। अखबार मेरे हाथ में ही था, तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूँगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वे मांगेंगे। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। ऐसा लेखक के मन में एक कुछ सूझा हरकत करने का या शरारत करने का एक वाक्यांश। नेहरू जी आए, मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक और खड़े रहे। वह शायद इंतज़ार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। मैं अखबार की नज़रसानी क्या करता, मेरी तो टांगें लरजने लगी थी। डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ न उठें, यानी कि सहज भाव से एक डर भी उनके मन में था, कहीं नेहरू जी डांट दें इतने बड़े व्यक्तित्व कि मैं आया फिर भी आप अखबार पढ़ रहे हो, एक तरह से मेरी अनदेखी कर रहे हो, मुझे अखबार नहीं दे रहे हो। तो वो डर रहे थे, डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ने उठे। फिर भी अखबार को थामे रहा। फिर भी एक हिम्मत मन में थी कि नहीं नहीं, अखबार बिना मांगे मैं नहीं दूंगा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नज़र देख सकता हूँ? सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। तो देखिए यहाँ विशिष्ट रूप से लेखक ये कहना चाहते हैं, कितना भी बड़ा व्यक्तित्व हो उसमें यदि सहजता है तो निश्चित रूप से उसका बड़प्पन कायम है। लेकिन
यदि उस सहजता को ख़त्म करते हुए वो अपने पद के आधार पर गर्वित होता है तो निश्चित रूप से उसके लिए भी, उस पद के लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी वो अहितकर है। तो गांधी जी की सहजता, सहृदयता और उनका एक साधारण व्यक्तित्व के साथ में कैसा संबंध है, ये भी इस पाठ के माध्यम से हमें सीखने को मिला। अगला जो अंश है वो यासेर अराफात से संबंधित है, उनका संस्मरण है। तो उन दिनों में अफ्रो एशिया लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशिया लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बाबूराव, अब्दुल बिस्मिल्लाह आदि थे। कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोटस का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। एकाध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज़ अहमद फैज़ चल बसे थे। तो बहुत सारे जो एक लेखक संघ सम्मेलन आयोजित हो रहा था, उसमें भारत की ओर से अनेक लेखक जा रहे थे, जिनका नाम अभी लेखक ने यहाँ पर गिनाया है। और लोटस जो एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसके प्रधान संपादक फैज़ अहमद फैज़ भी गुजर गए थे। ट्यूनिस में ही उन दिनों फ़िलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फ़िलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासेर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। यासेर अराफात उस समय वहाँ के नेता थे। लेखक संघ की गतिविधि में भी फ़िलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था, यानी कि उनका हस्तक्षेप था लेखकों के बारे में, साहित्य के बारे में जानने के लिए। एक दिन प्रातः लोटस के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल यह कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसा कहकर वो चले गए। लेखक तैयार हो गए होंगे, ठीक है चलेंगे। वहाँ पहुँचे तो बड़ी झेप हुई। हमारे पहुँचने पर यासेर अराफात अपने 2 साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लिवा ले गए। यानी कि एक देश का इतना बड़ा प्रभावी व्यक्तित्व और एक सामान्य लेखक को लेने के लिए बाहर तक आ रहा है, ये बड़ी बात है। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोल कर न बताया कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। यानी कि बहुत स्पष्ट नहीं बताया, कहा कि तुम्हें बस बुलाया गया है। अंदर पहुँचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी था। कुछ एक फ़िलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले, कुछ एक से मैं पहले मिल चुका था, जिनसे परिचित था, वो सब वहाँ मौजूद थे। हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज़ पहले से लगी थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था, जो लगभग आधे मेज़ को घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए, जहाँ चाय पान किया प्रबंध था। यासेर अराफात हमारे साथ बैठ गए। अब देखिए, जैसे जिस परिवेश का जो भोजन होता है, क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज भी वहाँ लगा हुआ था और लेखक और उनकी पत्नी को एक तरफ बैठा दिया गया, जहाँ चाय का प्रबंध था। बहुत सारे लोग आ गए थे। अधिकतर लोगों से लेखक परिचित थे, पहले से मिल चुके थे, वहाँ के स्थानीय लेखकों से भी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता था। फ़िलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फ़िलिस्तीनी आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। एक बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके हैं। ये बहुत बड़ी बात है जिसका लेखक यहाँ पर उद्धरण कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं, कि जो वास्तव में विशिष्ट व्यक्तित्व हो जाता है, उसका फिर किसी देश, सीमा, राज्य, जाति, वर्ण, धर्म से संबंध नहीं होता है, बल्कि वो सर्वोपरि हो जाता है और सभी उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, उसकी अच्छाइयों को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो ये बड़ी एक सीख ये भी है कि आज की तारीख में कई बार ये कह देते हैं, किसी भी पार्टी का नेता ये कहता है कि इस राज्य में हमारी सरकार है, तो ये गलतफहमी है। सरकार भले ही वो चला रहे हों, एक पार्टी के तहत उनको चुना गया है, लेकिन वो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पूरे देश का है। इसलिए सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि इस पार्टी का ये मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री पूरे देश का, पूरे राज्य का है, प्रधानमंत्री पूरे देश का है। उसका कर्तव्य है, चाहे
दूसरी पार्टी के विचारधारा के लोगों ने उनको वोट दिया है नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी वो उनका प्रधानमंत्री है और उनके लिए भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए, उसके लिए सब समान है। तो ये भाव बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था, यानी कि उनका सम्मान हो रहा था। अराफात हमें फल छील छील कर खिला रहे थे अपने हाथों से, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे, साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। और ये औपचारिकता नहीं, ये आत्मीयता और सम्मान का भाव होता है। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, शहद की उपयोगिता के बारे में शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे, उनकी सारी चीज़ों के बारे में सुन रहे थे, उनसे अनुभव उनके सुन रहे थे, उनकी शिक्षा वगैरह, और शहद को किस तरह से अनेक रूपों में दवाओं के रूप में उपयोग करते हैं उन संबंधी। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर कि गुसल खाना कमरे के पार गलियारे में होगा, मैं सीधा कमरा लांग गया। मेरा अनुमान ठीक निकला, गुसल खाना वहीं पर था। पर मेरी झेप का अंत नहीं था। जब मैं गुसल खाने से बाहर निकला तो यासिर अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि एक देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति का इन छोटी छोटी चीज़ों के प्रति ध्यान। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति इस तरह से, कोई दूसरा देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, तो दरअसल वो व्यक्ति नहीं होता, उस देश का प्रतिनिधि होता है, दोनों ही व्यक्ति। तो यहाँ से ये अनुमान लगाया जाता है कि उस देश की मानसिकता, उसके लोग, उसका विचार, उसकी सोच किस तरह की होगी। तो देखिए, एक बड़ा व्यक्तित्व जब इस तरह से किसी लेखक के लिए इतनी आत्मीयता दिखाता है, उसका आतिथ्य करता है, तो निश्चित रूप से ये एक बड़े विचार, बड़े सोच और मनुष्य के नाते एक बड़े मनुष्य का होने का दायित्व निर्वहन कर रहा है वो। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आज के अतीत जो लेखक की मूलतः आत्मकथा है भीष्म साहनी की, उसके अंश हैं। 3 विशिष्ट व्यक्तित्वों के द्वारा उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसमें यदि सहजता है, मनुष्यता है, तो वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और इन तीनों में गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, तीनों के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है इस पाठ के माध्यम से कि निश्चित रूप से एक सहज व्यक्तित्व के धनी ही बड़े व्यक्तित्व के धनी बनते हैं, बड़े पद पर पहुंचते हैं, और वो देश काल सीमा से परे जा कर के लोग उनको याद करते हैं। तो इन संस्मरणों से हमें यही सब सीखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी ऐसी आशा ही नहीं, हमें पूरा विश्वास है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।